Hello everyone. Today we are going to start with the class 11 chapter structure of atom, that is part 2. Okay, so without wasting time, let us start with some numericals, some MCQs. So here is the first question. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज अप्रॉक्सीमेटली द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, डैश द चार्ज द मास, मतलब दोनों का रेशियो लेना है आपको. ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो पहले आप अल्फा पार्टिकल के लिए निकालिए, चार्ज टू मास रेशियो आप प्रोटॉन के लिए निकालिए, फिर उनका क्या कीजिए, आप उनका रेशियो ले लीजिए. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ा पार्टिकल पता होना चाहिए. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि अल्फ़ा पार्टिकल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द हीलियम न्यूक्लियस. व्हाट इज़ हीलियम न्यूक्लियस? हीलियम न्यूक्लियस इज He2 पॉजिटिव, मतलब हीलियम के एटम में से बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने निकाल दिया है, तो हीलियम का न्यूक्लियस ही बच गया. तो हीलियम के न्यूक्लियस मतलब इसके ऊपर 2 यूनिट्स का पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब अगर चार्ज लिया जाए तो होगा +2 यूनिट्स. ठीक है, यहाँ पर मैं आगे लिख रहा हूँ +2 यूनिट्स. अब 1 यूनिट चार्ज का किसके इक्वल होता है वो आप जानते हैं. 1 यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के. ठीक है, और वहीं पे अगर 1 यूनिट मास की बात की जाए तो वो होता है आपका 1.67 इंटू 10⁻27 kgs के. ठीक है, वो होता है 1 यूनिट ऑफ मास. ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज तो बता दिया आपको, वहीं पे मास अगर हो तो मास किसके बराबर होता है कि कितने आपके न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स हैं. तो जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ पे प्रोटॉन न्यूक्लियस में 2 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं, तो दोनों का सम कितना हो गया आपका 4 हो गया. तो मास हो गया +4 यूनिट्स के बराबर. देखिए, एक मास की कितनी यूनिट होती है. ठीक है, 1 यूनिट ऑफ मास किसके इक्वल होता है वो मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर जो वर्ड यूनिट है उसका मीनिंग ये है. ठीक है, और यहाँ पर जो वर्ड आपका यूनिट है चार्ज के लिए उसका मीनिंग ये है आपकी चार्ज की यूनिट. ठीक है, तो अभी हम ये तो नहीं रखेंगे, अभी तो हम बस, क्योंकि आपको पता ही है हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चार्ज टू मास रेशियो निकालने वाले हैं. तो हम तो इसके लिए वी कैन यूज़ हेयर. मान लीजिए यहाँ पर आपने 2E ले लिया. ठीक है, E यहाँ पर यूनिट ऑफ जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 4 आप ले लीजिए, आप 4 आप साथ में U लिख लीजिए या M लिख लीजिए. ठीक है, मतलब ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या U लिख लीजिए. ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है ना, तो इसको U मान लीजिए. अब ठीक है, सेम आप वैसे ही प्रोटॉन के लिए करते हैं. अब प्रोटॉन में क्या है, अब प्रोटॉन का अगर आप मास देखते हैं तो प्रोटॉन का मास तो, क्योंकि एक प्रोटॉन की बात हो रही है तो मतलब +1 यूनिट होगा. ठीक है, 1 यूनिट आपका मास का हो गया, और अगर चार्ज की आप बात करते हैं तो चार्ज का भी 1 ही यूनिट है. तो अगर इनका आप रेशियो लोगे तो देखिए प्रोटॉन के चार्ज टू मास रेशियो तो 1 ही आया. ठीक है, और वहीं पे अगर आपने यहाँ लिया तो यहाँ कितना है चार्ज टू मास रेशियो 2/4, वो आपका हाफ आ गया. ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या आंसर बना आपका, यहाँ पर आपका आंसर जो है वो हाफ बन गया, हाफ इज़ द आंसर. ठीक है, वैसे ही लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. देखिए यहाँ पर क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव ऑफ लाइट इज़, मतलब ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये देखिए आपको बता दिया जाए. अब थोड़ा सा बता देते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में. देखिए, ये वेव होती है, जब हम लाइट की वेव बनाते हैं ना, या वेव ऑफ लाइट बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पर जब भी आप वेव को इसको पढ़ते हैं ना, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें 2-3 टर्म आती हैं. देखिए, एक आता है वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं क्रस्ट. ठीक है, ये जो उठा हुआ हिस्सा है ना ऊपर की तरफ को, इसको आप बोलते हैं क्रस्ट, और जो नीचे की तरफ को झुका हुआ हिस्सा है या गड्ढा है, इसको आप बोलते हैं ट्रफ. ठीक है, तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलाकर, एक वेवलेंथ बनती है, जिसको लैम्डा के साथ आप रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं कि कितनी ये एक वेव है, इतनी कितनी नंबर ऑफ वेव 1 सेकंड में निकलती हैं. हाउ मैनी वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. ठीक है, 1 सेकेंड में कितनी वेव्स आपकी निकलेंगी, ऐसी पूरी कंप्लीट वेव्स, उसको आप क्या बोल देंगे, उसको आप फ्रीक्वेंसी बोल देंगे.
ठीक है। और वहीं पे अगर आपको टाइम पीरियड बोला जाए तो टाइम पीरियड वो टाइम है जो एक वेव को क्रॉस करने में लगेगा, ठीक है। एक वेव को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा उसको यू विल कॉल द टाइम पीरियड, ठीक है। वो टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी को आप न्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे वेव नंबर पूछा हुआ है, वेव नंबर क्या होता है, तो वेव नंबर को न्यू बार के साथ आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेव नंबर एक्चुअल में आपका इन्वर्स होता है, ये आपका वेवलेंथ का, ये वेवलेंथ का इन्वर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में या फिर आपने छोटी क्लास में तो पढ़ा ही होता है कि न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी वो किसके बराबर होता है, वो होता है सी बाय लैम्डा के बराबर, ठीक है। सी क्या है वहीं पे देखिए, न्यू तो आपको मैंने बोल दिया ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। सी क्या है यहाँ पे, सी हो गई आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो सी है। और लैम्डा क्या है आपका, लैम्डा आपका वेवलेंथ है, ठीक है। लैम्डा अगर वेवलेंथ है और 1 बाय लैम्डा को अगर आप वेव नंबर लिख रहे हैं तो आप देखिए 1 बाय लैम्डा को, लैम्डा यहाँ पर है, ऊपर 1 है, तो 1 बाय लैम्डा को आप क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर लिख सकते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू सी इंटू ये जो 1 बाय लैम्डा है इसको आपने वेव नंबर लिख दिया, ठीक है। और वेव नंबर आपको निकालना है तो वेव नंबर कैसे निकलेगा, आप फ्रीक्वेंसी को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सेकंड इन्वर्स में होता है, क्योंकि पर सेकंड आप बात करें ना कि एक सेकंड में, यानी पर सेकंड कितनी नंबर ऑफ वेव्स निकल रही हैं। तो इसी सेकंड इन्वर्स को कई बार हर्ट्ज भी लिखा होता है, HERZ, या शॉर्टकट में HZ लिखा होता है। तो अगर कभी हर्ट्ज लिखा जाए या आपका नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड लिखा जाए तो वो सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी के लिए ही यूज़ होती हैं। तो हम ये देखिए ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 12 इंटू 10⁻14, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। ये 14 है डिवाइडेड बाय सी, दैट इज़ स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है सबको, दैट इट इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका मीटर पर सेकेंड, ये देखिए मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ऊपर ये है फ्रीक्वेंसी, तो इसकी यूनिट है पर सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, ठीक है, सेकेंड से सेकेंड आपका कट गया, और ये 1/मीटर, तो आंसर आ जाएगा आपका मीटर इन्वर्स में। मीटर इन्वर्स में आंसर आएगा तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, और ये 10⁻14 ऊपर है, 8 नीचे, तो 14 में से 8 गया तो कितना आंसर बना, 4 इंटू 8 4 12 और 2 14, यानी 10⁻6 मीटर इन्वर्स, ठीक है। सो दैट इज़ योर आंसर। 4 इंटू 10⁻⁻, आपका 4 इंटू 10⁻6 होगा ना, यस 4 इंटू 10⁻6 मीटर इन्वर्स है। बट 4 इंटू 10⁻6 तो किसी में नहीं है, इन सभी में नेगेटिव है। हाँ, ये लास्ट वाला पॉजिटिव में ज़रूर दिया है, बट ये सेंटीमीटर इन्वर्स में दिया है। अब सेंटीमीटर इन्वर्स में मैं कैसे चेंज करूँ, तो देखिए अगर एक मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, तो मीटर इन्वर्स का मतलब क्या है, यानी ये डिवाइडेड बाय मीटर है। मीटर इन्वर्स का मतलब मीटर कहाँ है, नीचे है। तो इस 1 मीटर की जगह आई कैन राइट 100, इस 1 मीटर की जगह 100 कर दिया और इस m का cm बना दिया, तो 100 सेंटीमीटर कर दिया। अभी 100 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और ऊपर दोबारा सब्ट्रैक्ट होगा, तो दोबारा से, तो ये जब 10 की पावर 2 जो है ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, तो ये सेंटीमीटर इन्वर्स में आ जाएगा। तो वो आपका डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में पूछा है, कि आपको मीटर इन्वर्स में पूछा है आंसर कि सेंटीमीटर इन्वर्स में। अब सेंटीमीटर इन्वर्स में पूछा था तो हमने मीटर इन्वर्स को सेंटीमीटर इन्वर्स में चेंज कर दिया और हमें हमारा आंसर डी ऑप्शन मिल गया। वैसे ही चलते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, लेट मी रीड द स्टेटमेंट फॉर यू। देखिए इन अ multi electron atom which of the following orbital described by 3 quantum number will have same energy and in absence of magnetic field and electric field, ठीक है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ये बताना है कि वहाँ पर एब्सेंट है, वहाँ पर है नहीं, तो वहाँ पर 3 क्वांटम नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर्स के बारे में हल्का सा आपको पता होना चाहिए। देखिए n जो है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, वो आप सभी को पता है, n को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। n क्या बताता है, ये नंबर ऑफ आपका नंबर बताता है कि ऑर्बिट का नंबर क्या है, क्या ऑर्बिट
k है तो उसका नंबर 1 होता है, अगर ऑर्बिट l है तो उसका नंबर 2 है, ऑर्बिट m है तो उसका नंबर 3 है, ऑर्बिट n है तो उसका नंबर 4 है। ठीक है, तो वो n बताता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद आते हैं हम n के बाद आ गया आपका l को आप कह देते हो एजिमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या और भी बहुत से नाम होते हैं इसके। उससे आप इसको बोलते हैं, या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी हम बोलते हैं। तो L क्या बताता है आपका? L एक्चुअल में आपको नंबर ऑफ आपका नंबर बताता है कि एक्चुअल में आपका नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी है। तो ये जो नंबर ऑफ सबशेल होती है इसकी वैल्यू होती है 0 to n-1। ठीक है, जैसे अगर के शेल है तो के शेल की वैल्यू देखिए 1 है, तो इसमें एक ही एल एक ही आएगा आपका, मतलब एजिमुथल जो क्वांटम नंबर है आपका उसकी वैल्यू एक ही आएगी। तो वो होता है आपका कौन सी सबशेल आती है? एस। टोटल सबशेल की कितनी होती हैं आपकी? एस भी होती है, पी भी हो सकती है, डी भी हो सकती है, एफ भी हो सकती है, और भी हो सकती हैं आगे जी एच वगैरह भी होती हैं। ठीक है, जी भी होती है, एच भी होती है, बट हम एस की बात करते हैं। जब आपका एल क्या हो 0 है तो मतलब वो एस सबशेल है, L1 का मतलब वो P है, L2 का मतलब वो D है, L3 का मतलब वो F है, L4 मतलब वो G है, L5 मतलब वो H है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमने तो देखा भाई कि यहाँ पर n आपका k जो है, k ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू तो 1 है, तो आपको 1 में से 1 माइनस कर दिया, 0 बन गया। तो आपका अगर आप k ऑर्बिट लेते हो तो k ऑर्बिट में एक ही सबशेल आती है, यानी s आती है। ठीक है, अब इस k के लिए n की वैल्यू 1 है तो इसको आप 1s सबशेल भी बोल देते हो। वैसे ही l के लिए आप निकाल सकते हो। l के लिए कितना बनता है? 2 है, तो 2 के लिए क्या आएगा? अब 2 पुट कर दिया तो 2 - 1 1 भी बनता है और 0 भी बनता है, तो इसमें 2 आते हैं। ठीक है, अब 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका s बनता है। ठीक है, और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो है p बनता है। ठीक है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग p बन गया। अब क्योंकि ये l जो है वो आपका इसके लिए n की वैल्यू 2 है, तो इन दो सबशेल को आप 2s और 2p भी बोल सकते हैं, एंड सो ऑन। ऐसा बड़ा कुछ है इसमें। ठीक है, तो एक n दिया हुआ है, l दिया हुआ है, तीसरा आपका m दिया हुआ है। तो m भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। m को आप बोल सकते हो मैग्नेटिक आपका क्वांटम नंबर है ये एक और। तो इसमें क्या करते हैं आप? m के लिए आप एक्चुअल में, अब m जो है आपका वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है कि आपके सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप s की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये m की वैल्यू कहाँ होती है? m की वैल्यू होती है फ्रॉम -l to +l, फ्रॉम -l to +l इंक्लूडिंग 0, -l to +l इंक्लूडिंग 0। तो देख लेते हैं। अब देखिए s के लिए तो 0 है l की वैल्यू, तो 0 में चाहे माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ वैल्यू तो एक ही आएगी। ठीक है, तो इसको आप स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, तो ये इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यू बन सकती हैं? अब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस भी लगाना है, प्लस साइन भी लगाना है, तो एक बार -1 लगा दिया, अब 0 भी आएगा, साथ में लगा दिया +1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको 3 ऑर्बिटल्स मिलती हैं। ये क्या है? ये तो हैं सबशेल। ये क्या है? ये हैं सबशेल। ठीक है, यहाँ जो KLMN बोला था ये क्या है? ये हैं आपकी ऑर्बिट या फिर शेल बोल सकते हो इसको, ऑर्बिट या फिर शेल बोल सकते हो। ठीक है, ऑर्बिट या फिर शेल, ये है सबशेल। अब यहाँ जो आ रही हैं वो हैं आपकी ऑर्बिटल। वो क्या है आपकी? वो हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कितनी हैं? अब यहाँ पर ऑर्बिटल बनी 1। अब P में कितनी ऑर्बिटल आ गई भाई? P में आ गई 3 ऑर्बिटल, एक -1 के कॉरस्पॉन्डिंग, एक 0 और एक +1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आपने इनको जैसे नाम दे दिया, एक को PX बोल दिया, एक को PY बोल दिया और एक को PZ बोल दिया। ठीक है, तो 3 को आपने 3 ऑर्बिटल्स के नाम दे दिए। वैसे ही जो D है, D में आते हैं आपके 5 आती हैं D में। कैसे? अब 2 है तो 2 में -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, +1 भी आएगा, +2 भी आएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि पहले ही बहुत हो चुका है आपका
तो और ध्यान रखिएगा कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये सारा का सारा मैंने आपको क्वांटम नंबर का ज्ञान यहाँ पर जो है वो दे दिया है। अब हमें देर ना करते हुए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एनर्जी सेम किसकी है। तो देखिए एनर्जी ज़्यादा उसकी होगी जिसके n की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको एनर्जी सेम करनी है तो n की वैल्यू पहले आपको सेम ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसकी एनर्जी भी सेम होगी। दूसरा, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होती है तो ये जो देखिए तीनों जो ऑर्बिटल हैं ना, जैसे पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो तीनों ऑर्बिटल क्या होते हैं, सेम एनर्जी पे होंगे ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनकी एनर्जी सेम होगी, सेम एनर्जी पे होंगे तीनों ऑर्बिटल्स। ठीक है, और यहाँ डी में 5 होते हैं तो ये भी पांचों सेम एनर्जी पे होंगे। अगर वहाँ पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, अगर होगी तो स्प्लिटिंग होगी इसमें फर्दर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि n सेम होना चाहिए। तो n कहाँ कहाँ सेम है आपका, देखिए n यहाँ सेम है 1, और कहीं 1 है नहीं है, तो इसको तो पहले ऑप्शन को तो छोड़ ही दीजिए आप। ठीक है, पहला ऑप्शन तो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आ जाइए बी पे, तो n इसका 2 है, इसका भी n 2 है। तो जब n सेम हो जाए तो आपने n प्लस एल देखना है कि n प्लस एल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब n प्लस एल की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, l 0 है, तो n प्लस एल 2 बनेगा। बट यहाँ पर n 2 है और l 1 है, तो n प्लस एल 3 बन गया। तो ये भी गलत हो गया, यानी c भी नहीं है, b भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए डी और ई में। डी और ई में दोनों में n 3 है। ठीक है, अब n प्लस एल कर लेते हैं, l भी सेम है तो ऑफ कोर्स n प्लस एल भी सेम हो जाएगा। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो ये जो दोनों हैं आपकी ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी सेम है। अभी कौन सी ऑर्बिटल है देखें तो सही, देखिए 3 2 1, ये हुआ आपका 3 मतलब 3। ठीक है, ठीक है, n हमेशा आगे लिखा जाता है। उसके बाद देखा ना आपने, यहाँ पे मैंने n यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल लिखी थी, सॉरी ऑर्बिटल नहीं सबशेल लिखी थी, कौन सी थी। तो ये देखिए ये बन गया आपका 3। L2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, L2 होता है डी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये 3D ऑर्बिटल है। और ये कौन सी है 3 L2, तो ये भी 3D ऑर्बिटल है। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि ये सबशेल तो 3D है बट ऑर्बिटल अलग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबशेल 3D है, 3D एक सबशेल है, ध्यान दीजिएगा 3D एक सबशेल है बट ऑर्बिटल अलग अलग है। ऑर्बिटल m0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये ऑर्बिटल आपकी तीसरी और ऑर्बिटल आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे +1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी ये चौथी ऑर्बिटल आ रही है। 5 ऑर्बिटल्स होती हैं आपकी डी में। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन सभी की एनर्जी सेम होगी। तो देखिए ये 3D ये 3D सेम एनर्जी, यानी डी एंड ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन दैट इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज। देखिए ग्राउंड स्टेट मतलब, देखिए आपको हाइड्रोजन एटम में एनर्जी का फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए एनर्जी का फार्मूला होता है -13.6, तो वैसे तो नेगेटिव साइन भी लगा होता है इसमें, अपॉन में हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 Z² अपॉन n²। ठीक है, Z तो आप जानते ही हैं, Z क्या होता है आपका, Z होता है एटॉमिक नंबर, और n तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर n हमने यूज़ करा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो है आपका हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये आपका कहाँ से आता है, ये बोहर थ्योरी से आता है। अब हाइड्रोजन लाइक एटम कौन कौन से होते हैं, देखिए हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब हाइड्रोजन के लिए भी एप्लीकेबल है, हीलियम के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ऐसे एटम जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल हीलियम, +1 के लिए एप्लीकेबल लिथियम, +2 के लिए एप्लीकेबल, ऐसे मतलब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसमें ये एप्लीकेबल होता है। तो क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात करी जा रही है तो Z को तो आप कर दीजिए 1 पुट। ठीक है, तो उसके बाद n मतलब अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है तो n को आप पुट कर देंगे यहाँ पर
एन को यहाँ पर एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। कैसे? देखिए सबसे पहले आती है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, एक आती है आपकी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के बाद आती है आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, फिर आती है आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट, उसके बाद आएगी आपकी सेकेंड, ठीक है। तो ग्राउंड को अगर आप नंबर देते हैं 1, तो फर्स्ट को नंबर जाएगा 2 और सेकंड को नंबर जाएगा 3, तो n की वैल्यू 3 हो गई। अब यहाँ पे n आप क्या कर दें, n की जगह 3 पुट कर दें, तो -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। तो एनर्जी कितनी बनेगी, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो देखिए 9 1 9, ठीक है, 9 1 9 से जाएगा ये, तो 9 1 9, और देखिए आंसर हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ पर आंसर आ रहा है इस फॉर्मूले से, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में आता है। तो 9 1 9, तो 4 बच गया, तो लगभग 9 5 45, मतलब 1.5 लगभग 1 के अप्रॉक्सीमेट ये आंसर आ जाएगा। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। देन कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन गोज़ टू। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट इतने साइंटिस्ट में से, रदरफोर्ड, थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक में से, ये जो क्रेडिट है वो चैडविक को जाता है, ठीक है। चैडविक वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द न्यूट्रॉन। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कोई क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन द फिफ्थ एनर्जी लेवल। देखिए एनर्जी लेवल्स होते हैं आपके, जैसे आपका जैसे KLMN, KL, फिर आपका M आएगा, फिर मतलब ये स्पेसिंग आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है, MN, फिर और ज़्यादा बढ़ेगा आपका O, ठीक है, ऐसे KLMNO, ठीक है। तो हम तो पाँचवीं की बात कर रहे हैं, 1 2 3 चौथी पाँचवीं मतलब n की वैल्यू 5 है। तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसका एक फार्मूला होता है, बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है, वो होता है 2n², ठीक है। इसमें अगर आप n की वैल्यू को रख दें, यानी n क्या है यहाँ पे, n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे कि आप जानते हैं सारे क्वांटम नंबर मैंने पहले ही एक्सप्लेन किए हैं आपको। तो आपने फटाफट से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को यहाँ पर डाल दिया, तो अगर आप यहाँ पर जो है फिफ्थ एनर्जी लेवल पूछा है ना, तो 5 आप पुट कर दें तो क्या बनेगा, देखिए 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, और 25 दूना 50, तो देखिए 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें। ओ वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन्स कैन कम। तो जस्ट आपने फार्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल। देखिए अबाउ प्रिंसिपल को हम n+l रूल भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है, या अबाउ प्रिंसिपल भी बोल देते हैं, मतलब n+l रूल भी ऐसा सही होता है आपका। अबाउ प्रिंसिपल क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। देखिए अबाउ प्रिंसिपल का बहुत ही अच्छा एक मेथड होता है कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है, देखिए पहली लाइन में आपने 1 लिखना है, दूसरी लाइन में आपने 2 लिखना है, तीसरी लाइन में आपने 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 5 लिखना है। अब इन्होंने कहाँ तक पूछा हुआ है, 5 तक पूछा हुआ है, तो हमने तो 5 तक लिख दिया। अब आपने क्या भरना है, पहले वाले में आपने S भरना है, दूसरे वाले में आपने 2S और 2P दोनों भरने हैं, तीसरे वाले में आपने 3S 3P। अब देखिए एक एक बढ़ा रहे हैं आप, यहाँ पर 1S के साथ 1P नहीं होता, 2S के साथ 2P, 3S के साथ 3P, फिर 3D होता है, फिर 4S के साथ आपका 4P 4D और 4F होता है, ठीक है। फिर आता है आपका 5S के साथ 5P 5D 5F एंड सो ऑन, ठीक है, 5F होता है और आपका 5G भी होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे भरने हैं, ठीक है, जैसे ये पहले भरा जाएगा 1S, ठीक है, फिर 2S भरा जाएगा, फिर 2P के बाद 3S भरा जाएगा, फिर 3P के बाद 4S भरा जाएगा, फिर 3D के बाद 4P भरा जाएगा और 5S भरा जाएगा, ठीक है, लाइक दैट। तो पहले क्या भरा जाएगा आपके हिसाब से, आपके हिसाब से देखने से हमें दिख रहा है कि 4D 5P और 5S में से 4D 5P और 5S में से पहले 5S भरा जाएगा, फिर 4D फिर 5P, लाइक दैट ना। फिर यहाँ पे 6S भी होगा नीचे, उसके साथ भरा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट किस में जाएगा, तो अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 5S में सबसे पहले वो जाएगा। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें आप कैसे इसको याद रख सकते हैं, देखिए ये किस सीक्वेंस में लिखना है, ये ऐसे लिखना है आपने कि बेसिकली ये K आपका ऑर्बिट को शो कर रहा है N1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये K है, ये L के लिए है, ये M के लिए है, M के लिए होता है ना N3,
N2, ये N के लिए है, ये O के लिए, एंड सो ऑन। ठीक है, KLMNO। ठीक है, K में आपको पता है ना, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फील्ड, और ये एक ऑर्बिटल है और इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वैसे L में इसीलिए 1s में 1p नहीं होता, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू 2n² रूल आप निकाल सकते हैं। ये 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 8 आएगा, और 3 पुट करेंगे तो 18 आ जाएगा। सो लाइक दैट। तो इसीलिए यहाँ पे 8, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हुए। ठीक है, एक ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 6 हो गए, 6 2, ये देखो पूरा हो गया ना 8। वैसे ही ये 3s2 है, 3p6 है, और D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 6 16 और 2 18, ये देखो ये 18 हो गए। तो ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं इसको लिखते टाइम, और भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, आपको मैं बाद में बताऊंगा कभी, बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसके लिए। ठीक है।